गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। अपना चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, तो जिसने पुरानी क्लासेस नहीं ली है सभी जाकर के एक बार पुरानी जो 4 लेक्चर हो चुके हैं उनको कंप्लीट करें और उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देख लिया था कि किरण प्रकाशिकी के अंदर जो भी अपना अवतल और उत्तल दर्पण है, दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। दर्पण कितने प्रकार का बताया था मैंने? 2 प्रकार का दिखाया था। दर्पण 2 प्रकार का, एक था समतल, एक था गोलीय। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा था, एक अवतल, दूसरा उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल और उत्तल के लिए हमने काफी कुछ बातें करी थी, जिसके लिए जैसे कि ये M1 और M2 इसके द्वारक होते हैं, यहाँ पे एक ध्रुव होता है, इससे यहाँ कुछ दूरी के ऊपर फोकस बिंदु रहेगा और इसका जो भी केंद्र होगा उसको हम बोलते हैं इसका केंद्र। और इसके बारे में सारी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, ध्रुव क्या होती है, अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, सारा सब कुछ हमने देख लिया था। आज हम चलते हैं आगे, जो कि अपना टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। यानी जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के ऊपर जब आप न्यूमेरिकल करते हो तब आपको चिन्ह का ध्यान रखना होता है कि अगर वस्तु किधर रखी हुई है या फिर प्रकाश की किरण किस दिशा से आ रही है तो उनकी दूरियों को आप धनात्मक कब लेते हो और उनकी दूरियों को ऋणात्मक कब लेते हो, उसके लिए हमने चिन्ह परिपाटी चुना है। तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है देखते हैं। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन, किस तरीके से आपको उनका साइन लेना है। तो हेडिंग है अपनी नेक्स्ट आज के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी के अंदर सबसे पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातें? 2 बातें। ध्यान से अगर सुनोगे तो सारा सब कुछ यही क्लियर हो जाएगा, बाद में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, पहली बात कौन सी है? पहली बात ये होनी चाहिए कि हमेशा, वैसे जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कैसे भी ले सकते हो, लेकिन जो एनसीईआरटी की किताबों में और बुक में लिखा हुआ है वो हम देखेंगे, ठीक है। वैसे आप कोई सी भी दिशा में ले सकते हो, मैं लेकर भी बताऊंगा आपको किस तरीके से कैसे लेना है। लेकिन किताब ये कहती है कि प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से, बाईं तरफ से आपतित होती है, आपतित होती है। यानी प्रकाश की जो किरण है, जो भी प्रकाश की किरण है उसको हम किस दिशा से? बाईं दिशा से दाईं दिशा की तरफ हम लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। बात समझ आ रही है? इस दिशा से लेकर के, यानी ये अगर दर्पण है तो इसके अंदर प्रकाश की किरण इस दिशा से जाएगी। ये इधर कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। बात समझ आई? हमेशा हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड से राइट साइड के अंदर लेकर जाते हैं किसको? प्रकाश की किरण को। बात समझ आई? और दूसरी बात मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष, क्या मानेंगे मुख्य अक्ष को? एक्स अक्ष तथा, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष तथा मूल ध्रुव को मूल बिंदु मानकर दूरियों का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। क्या करेंगे? हमेशा मुख्य अक्ष कौन सी होती है? ये मुख्य अक्ष जिसके ऊपर केंद्र होता है, जिसके ऊपर केंद्र होता है, जिसके ऊपर फोकस बिंदु होता है और जिसके ऊपर एक ध्रुव होता है, जिसको हमने P बोला था,
इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। किसके लिए? गोलीय दर्पण के लिए। अब गोलीय दर्पण की ये मुख्य अक्ष है, तो इसी को हम क्या नाम देंगे? एक्स अक्ष। और आपको पता है एक्स अक्ष इसको मानोगे और ये मूल बिंदु होगा, तो इससे इधर वाली दूरी को आप धनात्मक लेते हो और ज्यामिति के अंदर इसको हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो भी करेंगे वो पूरा का पूरा इसकी परिपाटी के हिसाब से करेंगे। अभी तक मैंने ये बताया है कि हम प्रकाश की किरण को बाईं ओर से आपतित करेंगे। दूसरी बात, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष तथा ध्रुव को मूल बिंदु मान करके सारा काम करना है। बात समझ आई? एक बार इसको लिख लीजिए, उसके बाद में चलता हूं आगे। लिखिए जल्दी से। चलो, अब मैं लिखता हूं चिन्ह परिपाटी के कुछ नियम है। दो बिंदु तो हम लिख चुके हैं, ये चिन्ह परिपाटी के लिए नहीं है। अब हम चिन्ह परिपाटी के लिए लिखेंगे पहला बिंदु। देखो, चिन्ह परिपाटी के लिए पहला बिंदु लिखेंगे। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले जो भी प्रकाश की किरण आई उसको बाईं ओर से आपतित किया। दूसरी बात हमने ये बोली है कि मुख्य अक्ष है, इसको एक्स अक्ष मानेंगे और ये जो मूल बिंदु था, ये जो आपका ध्रुव है, इसको आप मूल बिंदु मानोगे। और दूरियों का मापन हमेशा मूल बिंदु से ही करना है। कौन से बिंदु से करना है? मूल बिंदु से करना है। चलिए करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, हमने अभी तक जो देखा उसको मैं यहाँ पे पहले दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये लिया था हमने, इसका ये मुख्य अक्ष माना। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये सिर्फ समझाने के लिए है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमने क्या बोला कि इसको हम एक्स अक्ष मानेंगे, ठीक है? इसको एक्स अक्ष और ये हो गया आपका मूल बिंदु। तो जितनी भी दूरियां होती है, ध्यान से सुनना, जितनी भी दूरियां होती है इस मूल बिंदु से ही नापनी है। कहां से देखना है? मूल बिंदु से। अब मैं कुछ भी बोलूं वो मूल बिंदु से ही होगा। ध्यान से सुनना, मूल बिंदु से ही होगा, किसी दूसरी जगह से नहीं देखना है। तो सबसे पहली बात प्रकाश की किरण की दिशा में, किसकी दिशा में? प्रकाश की किरण की दिशा में। यानी प्रकाश की किरण इधर आ रही है, तो इस दिशा में जितनी दूरियां होगी वो सारी की सारी हम धनात्मक लेंगे। इस दिशा में जितनी दूरियां होगी वो क्या लेंगे? हमें धनात्मक लेंगे। और वो कहां से लेनी है? मूल बिंदु से। कहने का मतलब इस बिंदु से अगर आप इस दिशा में चलोगे तो धनात्मक लेना है। इस बिंदु से अगर मैं इसकी विपरीत दिशा में चलता हूं, अगर वो धनात्मक है तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखो, इधर यहाँ पे फोकस बिंदु था और यहाँ पे क्या होता है? आपका केंद्र होता है। यहां से इसकी दूरी होती है r के बराबर, जिसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये वक्रता त्रिज्या, ये दर्पण कौन सा है? अवतल। अगर अवतल दर्पण है तो हमारा प्रतिबिंब भी इधर बनता है और बिंब भी इधर होता है। मतलब वस्तु बिंब इधर है, प्रतिबिंब भी इधर है। तो कहने का मतलब क्या है? केंद्र इधर होगा तो आपको दूरी भी इधर ही लेनी पड़ेगी। तो ये जो दूरी होगी इसको हम -r लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -r लिखेंगे। और जब हम बोलते हैं कि आती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत कहाँ होती है मेरे लाल? प्रतीत होती है इसके इधर वाले पे। इधर कुछ भी नहीं है, दर्पण है, दर्पण की पॉलिश करी हुई है। जो आपको चित्र दिखेगा वो इसके अंदर दिखेगा, इसके पीछे कुछ नहीं होगा। पीछे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर जो भी आप केंद्र बनाओगे इसकी दूरी आप धनात्मक r लोगे। ये आपको जब हम उदाहरण करेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। इसलिए पहले मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, उसके बाद में हम इनके पूरे देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चलिए, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। तो पहला बिंदु लिखना प्रारंभ करें, साथ में लिख सकते हो या फिर आप सुना करो, लिखना का काम बाद में कर दिया करो। पहला बिंदु है, मैंने क्या बोला? आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में ध्रुव से या मूल बिंदु से, ध्रुव से
मापी गई एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में मापी गई, मापी दिखाई दे रहा ना, एक्स अक्ष में मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां सदैव सदैव धनात्मक धनात्मक ली जाती है। कैसी लेंगे? धनात्मक। एक्स अक्ष के अंदर चलोगे तो वो कैसी लेंगे हम? ऑलवेज धनात्मक, हमेशा धनात्मक लेंगे। और इसके विपरीत तथा इसके विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में ऋणात्मक ऋणात्मक ली जाती है। क्या कह रहा हूं कि एक्स अक्ष की दिशा में ध्रुव से चलूंगा तो धनात्मक लूंगा, इसकी विपरीत दिशा में चलूंगा तो मैं कैसा लूंगा? ऋणात्मक लूंगा। एक बात क्लियर हो गई। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्षैतिज दूरियां देखी है, ऊर्ध्वाधर दूरियों को हमने नहीं देखा। तो ऊर्ध्वाधर दूरियां कैसे लेंगे? ऊर्ध्वाधर दूरियां देखो, हम क्या बोलते हैं कि सर ये जो होता है धनात्मक एक्स अक्ष होता है और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है। इधर जितनी भी दूरियां मानते हो आप, वो प्लस वाई होती है, इधर माइनस वाई होता है। अरे -1 -2 -3 -4 लेते हो कि नहीं लेते हो? सेम उसी तरीके से ऊपर जो भी होगी, मुख्य एक्स के ऊपर जितनी भी दूरियां होती है उन सबको हम क्या लेंगे? धनात्मक। और मुख्य एक्स से नीचे जो है वो कैसे लेंगे? ऋणात्मक। तो लिखिए अगला बिंदु जो है मुख्य एक्स से ऊपर की तरफ सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है तथा मुख्य एक्स से नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। कैसे ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। बात समझ आई? जितनी दूरियां धनात्मक अक्ष में धनात्मक हो जाएगी, किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक हो जाएगी। ये एक्स है तो इस एक्स से ऊपर जाओगे तो धनात्मक रहेगा, इस एक्स से नीचे जाओगे तो ऋणात्मक रहेगा। बात समझ आई? एक बार इन दोनों को लिख लीजिए, फिर हम एग्जांपल देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में समझेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। चलिए हटा दो। ये काम लिखने का जो होता है वो आप क्लास के बाद में कर लिया करो। एक बार के लिए इतना करा करो कि क्लास को अच्छे से समझे, ध्यान से सुने। ठीक है, चलो पहले मैं बात करता हूं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या होता है आपको पता है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके एक भाग में हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। जो कि उभरा हुआ भाग है उस पे अगर आप पॉलिश कर देते हो तो बन गया अवतल दर्पण। इसके लिए ये जो बिंदु होगा उसको हम बोलते हैं P, और इस P से ये जो x है इस x को हम बोलते हैं मुख्य x। क्या बोलेंगे? मुख्य x। बात समझ आ गई? मुख्य x, और इसी को हम बोलते हैं x अक्ष। ये जो ध्रुव बनाया है इसी को हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। यहाँ पर हमारा होता है केंद्र, जिसको हम C से बोलते हैं वक्रता के अंदर, और इसकी दूरी जितनी है उसकी आधी दूरी पर एक होता है फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु। दिखाई दे रहा होगा सबको? बड़ा लिखने की जरूरत है क्या? चलिए, ये फोकस बिंदु है तो इससे जितनी दूरियां नापोगे यहां तक की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी? F। इससे इसकी दूरी को हम बोलते हैं R, जिसको आप बोलते हो वक्रता त्रिज्या। लेकिन आपकी जो प्रकाश की किरण होगी वो इस दिशा में होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या है? आपतित किरण।
क्या है, आपतित किरण। और आपतित किरण अगर इस दिशा में है तो ध्यान से अब जो भी मैं बनाने जा रहा हूं वो सारी की सारी दिशाएं के लिए है कि देखो अवतल दर्पण में इधर वाली दूरी कैसी होगी, धनात्मक। कैसी होगी, धनात्मक यानी पॉजिटिव। इसके इधर जितनी दूरियां होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक। कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। ये मुख्य अक्ष है अपनी। इस मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ चाहे इधर लो या इधर लो, यानी कहने का मतलब है ये भी कैसा होगा, धनात्मक, और यहां पर लोगे तो भी कैसा होगा, धनात्मक। बात समझ आई। मुख्य अक्ष से ऊपर बोला है मैंने, इनको भूल जाओ, इसके लिए ये अलग है। सेकंड पॉइंट था कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां कैसी होगी, धनात्मक, और इससे नीचे की तरफ कुछ भी देखोगे तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक। नीचे की तरफ इधर भी देखोगे तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक। अब वक्रता त्रिज्या को देखो, ये इस दिशा में नाप रहा हूं मैं, कहां से, ध्रुव से, तो ये कैसा होना चाहिए, माइनस का आर। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए होगा, अवतल दर्पण के लिए होगा। और जो फोकस है वो भी कैसा हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए दर्पण मेरे सामने ऐसे रखा हुआ है तो मैं इधर खड़ा रहूंगा, ना कि पीछे की तरफ। अगर मैं इधर खड़ा हूं इसका मतलब क्या है कि दर्पण के मैं इधर हूं, तो ये भी दर्पण कुछ ऐसा ही है। इस भाग पर पॉलिश कर दी तो हम इधर खड़े रहेंगे, यानी वस्तु जो होगी वो इस दिशा में होगी। अगर वस्तु यहाँ पर है तो वस्तु की दूरी जब भी लेंगे इस अवतल दर्पण के लिए कैसी लेनी पड़ेगी आपको, ऋणात्मक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए वस्तु बिंब की दूरी, वस्तु बिंब की दूरी सदैव सदैव ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। बात समझ आ गई। वस्तु भी इधर रहेगा तो हम कैसे ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे। वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी। ये जब हम करके बताएंगे पूरा का पूरा, जब हम करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। एक बार इसको डायग्राम को कंप्लीट कीजिए, फिर चलते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। चलिए, कंप्लीट हो गया होगा। मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण जिसके अंदर धसा हुआ जो भाग होता है वो कैसा रहेगा, अंदर वाला भाग हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा। अंदर धसा हुआ भाग अगर पॉलिश किया हुआ रहता है, और आपको पता है कि हमें प्रकाश की किरण, यहां से भी हटा रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश की किरण इधर से आनी चाहिए, प्रकाश या आपतित प्रकाश। कौन सा प्रकाश है, आपतित। चलो, प्रकाश की किरण इधर से आएगी, इसका मतलब जिस भाग पर, जिस पृष्ठ पर पॉलिश करी है वो पीछे की तरफ रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, पीछे की तरफ। अगर वो पीछे की तरफ है इसका मतलब मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। इस तरीके से बनेगा। और अगर ये इस तरीके से बनता है तो इसका जो अंदर वाला भाग है इस पे क्या करेंगे, हम पॉलिश करेंगे। इस पे अगर आप पॉलिश करते हो तो ये आपका बन गया क्या, मूल बिंदु या फिर ध्रुव, और ये आपकी बन गई मुख्य अक्ष। क्या बन गई, मुख्य अक्ष। अब दर्पण ऐसे पड़ा है तो आप इधर रहोगे या पीछे रहोगे, इधर ही रहेंगे। ऑब्वियस बात है, पीछे क्या करेंगे, तो इधर रहेंगे। तो हमारा प्रकाश भी इधर से आ रहा है, यानी वस्तु बिंब इधर होगा, वस्तु बिंब इधर होगा, तो इसकी जो भी वक्रता त्रिज्या है वो r1 यहाँ पर है, और इसका फोकस इसकी आधी दूरी पर होगा। बात समझ आ गई। और प्रकाश की किरण इधर जा रही है, यानी इस दिशा के अंदर धनात्मक, इस दिशा के अंदर ऋणात्मक। बात समझ आ रही है, ये तो पुरानी बातें हैं। इसके ऊपर की तरफ धनात्मक, यहाँ पर भी ऊपर चलोगे तो कैसा आएगा, धनात्मक। यहाँ
नीचे आओगे तो ऋणात्मक, सेम इसी तरीके से इसमें नीचे आओगे तो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। कैसा रहेगा, ऋणात्मक। इसका मतलब ये जो r है, यहां से यहां तक की दूरी, जब आभासी प्रतिबिंब बनेंगे इसके अंदर, ये मैंने पहले बताया था कि कौन सा प्रतिबिंब बनता है, जब इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये r1 जो है वो धनात्मक लेंगे। कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन इधर जो काल्पनिक आपकी त्रिज्या होगी, जितनी उधर है उतनी ही हम इधर लेते हैं, तो ये वाली दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यानी इसमें भी वस्तुबिंब जो है इधर वाला वो भी कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। इस तरीके का होगा, ऋणात्मक रहेगा। एक बार इसको बना लीजिए, उत्तल दर्पण, अवतल हमने पढ़ लिया था। चलिए, अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, डेली आपको वीडियो मिलेगा आपसे, कभी भी मिस नहीं करेंगे। थोड़ा मुझे काम था इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अभी वापस से आ गया हूँ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो अपना जल्दी कल या आज आ गया ये, तो कल ही आ जाएगा वो दूसरा वीडियो जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, और उसमें हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। और प्रतिबिंब के नियम के बाद पूरी एकदम कंसेप्ट के साथ में, किसी चीज़ को रटना नहीं है कि भाई कभी कभार हम क्या करते हैं, रटते हैं कि जब प्रतिबिंब यहाँ फोकस के बीच में है, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में है, तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कभी कुछ नहीं रटना है, बिना रटे समझ करके सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल आपको फिर मिलते हैं इसी समय पे। थैंक यू वेरी मच।